साइक्लिक नोटेशन ऑफ परमुटेशन पे हमने बात की है और वहाँ हमने ये देखा कि हर परमुटेशन को हम साइक्लिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और वहाँ हमने 3 डिफरेंट केसेस हम डिस्कस भी किए और हर केस के लिए हमने दिखाया कि कैसे हम एक परमुटेशन को साइक्लिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस हमने किया वो एक प्रूवन फैक्ट की बुनियाद पे था, एक मैथमेटिकल थ्योरम की बुनियाद पे था। और वो थ्योरम है जिसको आज हमने डिस्कस करना है और देखते हैं कि उसका प्रूफ कैसे किया जा सकता है। और वो थ्योरम ये है, एवरी परमुटेशन ऑफ ए फाइनाइट सेट कैन बी रिटन एज अ साइकिल और एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। यानी हर परमुटेशन जो किसी फाइनाइट सेट के ऊपर डिफाइंड हो तो उसको लिखा जा सकता है किसी सिंगल साइकिल की फॉर्म में या एक से ज़्यादा डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो वर्ड प्रोडक्ट का यूज़ किया गया है वो बेसिकली परमुटेशन के कॉम्पोजिशन के लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स के अंदर जो है इस कॉम्पोजिशन को प्रोडक्ट लिखा जाता है और बहुत सारी बुक्स में इसको कॉम्पोजिशन लिखा जाता है। इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले हमने एक सेट लिया है ए, जिसके अंदर n एलिमेंट्स लिए हैं। n एलिमेंट्स लेने का मतलब है कि किसी भी तादाद में हम एलिमेंट्स ले सकते हैं और उसके लिए हम एक सिंबल लिख देते हैं, n या m या इस तरह का कोई दूसरा एलिमेंट। लेकिन ये सेट फाइनाइट होना चाहिए और इस सेट के ऊपर हमने एक परमुटेशन डिफाइन किया है जिसका नाम हमने अल्फा रखा है। तो हमने साबित करना है कि ये जो अल्फा है या ये खुद एक सिंगल साइकिल के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है या ये एक से ज़्यादा डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट में इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये काम करने के लिए सबसे पहले सेट ए में से हमने एक एलिमेंट चूज किया है, रैंडम एक एलिमेंट, और उस एलिमेंट का नाम रखा है हमने A1। और इसके बाद हमने जो काम किया है वो ये कि वो जो एलिमेंट A1 है उसका कोई ना कोई इमेज होगा। अल्फा ऑफ A1 का मतलब है कि उस परमुटेशन अल्फा के अंदर A1 का क्या इमेज है। तो जाहिर है उस परमुटेशन के अंदर 2 रोज हैं। पहले रो के अंदर हमने देखा है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे और दूसरे रो में इन एलिमेंट्स के इमेजेस होंगे और वो सेकंड रो के एलिमेंट्स भी अगेन सेट ए के ही मेंबर्स होंगे, क्योंकि परमुटेशन हम डिफाइन करते हैं किसी सेट ए से सेट ए तक। यानी उसका डोमेन सेट भी ए होता है और उसका को डोमेन सेट भी ए होता है। यानी ऐसा मैप जिसका डोमेन सेट और को डोमेन सेट दोनों एक ही सेट हो, और तो वो मैप को हम परमुटेशन कहेंगे अगर वो मैप एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो। तो ये बात क्लियर है कि हर परमुटेशन के अंदर जो डोमेन सेट और को डोमेन सेट है वो दोनों एक ही सेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एलिमेंट हम ए से चूज करेंगे जिसको हमने A1 का नाम दिया है, तो अल्फा ऑफ A1 का मतलब है कि उस एलिमेंट का इस परमुटेशन के अंदर इमेज क्या है। तो उसका कोई ना कोई इमेज होगा और और वो इमेज डेफिनेटली वो भी ए का ही एक एलिमेंट होगा और उस एलिमेंट को हमने A2 का नाम दिया है। और इसी तरह ये सिलसिला हमने आगे बढ़ाया है कि A1 का जो इमेज था A2, उसका फर्दर जो इमेज होगा वो क्या होगा, उसको हमने अल्फा स्क्वायर ऑफ A1 लिखा है। तो अल्फा स्क्वायर ऑफ A1 का मतलब है A1 के इमेज का इमेज। और ये सिलसिला जो है हमने आगे चलाना है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये होगा और इस एलिमेंट को हमने फिर A3 का नाम दिया है। अब A3 जो है वो A1 के इमेज का इमेज है। तो फिर इस सिलसिले को अगर हम आगे बढ़ाएं तो एक एलिमेंट हमारे पास A4 भी आएगा और वो जो है A3 का इमेज होगा। और A3 खुद क्या है, A1 के इमेज का इमेज है A3। तो इसका जो इमेज होगा उसको फिर हम अल्फा 3 ऑफ A1 लिखेंगे। अल्फा 3 ऑफ A1 का मतलब होगा कि A1 के इमेज का इमेज। तो मतलब ये 3 टाइम्स हम जो है इमेज का वर्ड यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास है अल्फा 3 ऑफ A1 होगा जिसको हम फिर अल्फा 4 कहेंगे। और ये सिलसिला आगे जो है वो चलता रहेगा एंड सो ऑन until we arrive at A1 is equal to alpha m of A1 for some m। इसका ये मतलब है कि हम जब ये सिलसिला आगे चलाएं तो एक स्टेज ऐसा ज़रूर आएगा कि A1 के इमेजेस जब हम लेते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसा ज़रूर आएगा जिसमें A1 का जो इमेज आएगा किसी भी स्टेप के ऊपर जाके वो अगेन A1 के इक्वल आएगा। और तो यानी इस तरह का कोई m एग्जिस्ट करेगा। m यहाँ पे बेसिकली वो लेयर है कि हम कितने लेयर्स ले रहे हैं इसके इमेजेस के। जैसे हमने कहा ना कि अल्फा ऑफ A1 का मतलब है कि A1 का इमेज। इसी तरह अल्फा 2 ऑफ A1 का मतलब है कि A1 के इमेज का इमेज। इसी तरह
हमारे पास अल्फा 3 ऑफ A1 का मतलब होगा A1 के इमेज का इमेज। तो ये सिलसिला अगर हम आगे चलाते जाएं तो कोई ना कोई स्टेज ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पे A1 का जो इमेज हमें मिलेगा वो अगेन A1 ही मिलेगा। तो फिर उस पर्टिकुलर स्टेज पे जितने स्टेप्स हमें लेने होंगे इमेजेस के जितने भी हमें स्टेप्स लेने होंगे, उन स्टेप्स की तादाद को हमने यहाँ पे m कहा हुआ है। और इस चीज़ को हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझा सकते हैं कि ये चीज़ कैसे एग्जिस्ट करती है या कैसे ट्रू होता है। इस केस के अंदर हम ये देख सकते हैं जहां हमने एक पर्टिकुलर केस लिया है, एक मखसूस सेट लिया है और उसके ऊपर हमने 3 यहाँ पे परमुटेशंस डिफाइन किए हैं। और हम वही बात जो हम पहले कर रहे थे जनरल फॉर्म में कर रहे थे, अब हम एक पर्टिकुलर केस के थ्रू हम ये समझा सकते हैं। तो उसमें ये होगा कि हम सेट में से कोई एक एलिमेंट चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें से मैं कोई एक एलिमेंट चूज करता हूँ, जैसे 1 मैंने चूज किया है सेट ए में से, यानी बेसिकली यही है वो A1 जिसकी हम बात कर रहे थे। यानी ए में से हमने एक एलिमेंट चूज किया जिसको हमने A1 का नाम दिया था। अब हमने इसको कहा है कि अल्फा ऑफ A1 क्या होगा। अल्फा ऑफ A1 का मतलब हमने कहा था कि A1 का इमेज इन अल्फा, यानी अल्फा ऑफ A1 का मतलब अल्फा ऑफ 1, अल्फा ऑफ 1 का मतलब 1 का इमेज अल्फा के अंदर क्या है। तो ये रहा अल्फा परमुटेशन। इसके अंदर 1 का इमेज 5 है, तो इसको मैं लिखूंगा 5। इसी तरह दूसरी चीज है अल्फा 2 ऑफ 1। अल्फा 2 ऑफ 1 बेसिकली ये है 1 के इमेज का इमेज, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा इंटू अल्फा ऑफ 1। और मुझे पता है कि अल्फा इंटू अल्फा 1 क्या है, वो हमने मालूम किया है 5। और 5 अल्फा 5 का मतलब 5 का इमेज इन अल्फा। तो अल्फा परमुटेशन के अंदर 5 का इमेज 6 है, तो इसका आंसर होगा 6। यही 6 जो है वो अल्फा 2 ऑफ 1 है, जो कि 6 आ रहा है। इसी तरह जब हम बात करेंगे अल्फा 3 ऑफ 1 की, तो अल्फा 3 ऑफ 1 का मतलब होगा कि 1 के इमेज का इमेज। तो इसको हमें सिंपली ये लिख सकता हूँ कि अल्फा इंटू अल्फा 2 ऑफ 1, अल्फा 3 ऑफ 1 को ऐसे लिख सकते हैं हम। तो और इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा इंटू अल्फा 2 ऑफ 1, ये रहा। अल्फा 2 ऑफ 1 की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं 6। और अल्फा ऑफ 6 का मतलब 6 का इमेज अल्फा के अंदर क्या है। तो 6 का इमेज अल्फा के अंदर 6 का इमेज अल्फा के अंदर 1 है। तो यही वो बात थी जो हम करना चाह रहे थे, जो कि अगेन A1 के बराबर होगा। हम यही कहना चाह रहे थे कि जब हम A1 में से एक रैंडम एलिमेंट चूज करेंगे और उसके इमेजेस उसका पहला इमेज मालूम करेंगे, फिर उसके इमेज का इमेज मालूम करेंगे, फिर उसके इमेज का इमेज अब मालूम करेंगे, तो कोई ना कोई स्टेज ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पे वही एलिमेंट अगेन रिपीट होगा। जैसे कि हमारे पास हो चुका है कि यहाँ पे हमारे पास A1 जो है वो इक्वल आ चुका है अल्फा 3 ऑफ A1 के, या अल्फा 3 ऑफ 1 के, चूंकि A1 जो है बेसिकली 1 है, तो 1 जो है वो अल्फा 3 ऑफ 1 के बराबर आ चुका है। तो यही वो सिचुएशन है जिसको हम वहां बताना चाह रहे थे, और वो किसी एक पर्टिकुलर परमुटेशन के साथ मखसूस नहीं है। अगर हम यही वाला काम बीटा के साथ करें या गामा के साथ करें, इसमें भी वही सिचुएशन जो है वो क्रिएट होगी। अगर हम गामा में से कोई एक रैंडम एलिमेंट चूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ से एक एलिमेंट चूज करता हूँ 3 जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है। तो मुझे पता है कि अल्फा ऑफ 3 जो है, सॉरी यहाँ पे चूंकि परमुटेशन गामा लिया है तो गामा ऑफ 3 होगा। तो गामा 3 जो है वो मेरे पास 5 है। और गामा स्क्वायर ऑफ 3 जो होगा उसका मतलब होगा कि 3 के इमेज का इमेज, तो 3 का इमेज 5 है। तो फिर 5 का इमेज क्या होगा, 5 का इमेज 2 है, क्योंकि अल्फा गामा 2 ऑफ 3 का मतलब है गामा इंटू गामा ऑफ 2 है। और ये होगा गामा इंटू गामा 2 5 है, और गामा 5 जो है वो अगेन 2 है। इसी तरह ये गामा 3 अगर आप ऑफ 3 में अगर मालूम करना चाहूँ, तो ये बेसिकली गामा 2 ऑफ 3 है। और गामा इंटू गामा 2 ऑफ 3 मेरे पास क्या है, गामा 2 ऑफ 3 जो कि मेरे पास 2 है। और गामा ऑफ 2 यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ये है 6। इसी तरह हमारे पास होगा गामा 4 ऑफ 3, और ये बराबर होगा गामा इंटू गामा 3 ऑफ 3, और ये बराबर होगा गामा इंटू गामा 3 ऑफ 3। ये रहा गामा 3 ऑफ 3, इसकी वैल्यू है 6। और गामा ऑफ 6, गामा के अंदर 6 का इमेज 4 है। और इसी तरह अगर हम आगे बढ़ाते जाएं तो कोई ना कोई स्टेज ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पे जो इमेज हमें मिलेगा वो अगेन 3 ही मिलेगा। वो हम देख सकते हैं गामा 5 ऑफ 3। गामा 5 ऑफ 3 का मतलब सिंपल ये होगा कि गामा इंटू गामा 4 ऑफ 3 होगा, या
इसको इक्वल लिख सकते हैं गामा 4 3 की वैल्यू हमारे पास 4 है, और गामा ऑफ 4 की वैल्यू यहाँ पे 1 है। और इसी तरह हम फिर अगेन लिख सकते हैं गामा 6 ऑफ 3 जो कि बराबर होगा गामा इंटू गामा 5 ऑफ 3, और ये होगा गामा इंटू गामा 5 ऑफ 3 की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं 1, और गामा ऑफ 1 हमारे पास होगा, ये देखें 1 का इमेज 3। तो ये वो स्टेज जो है वो हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि जहां से हमने स्टार्ट लिया था एंड जो है अगेन उसी एलिमेंट पे हो रहा है। तो ये वाली सिचुएशन हम कोई भी परमुटेशन ले लें, परमुटेशन के अंदर कोई सा भी एलिमेंट चूज करें, तो अल्टीमेटली वो सिचुएशन हमें ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि हमने जो सेट लिया हुआ है वो फाइनाइट दिया हुआ है। तो किसी न किसी स्टेज पे जाके हमें वही एलिमेंट जो है वो ज़रूर मिलेगा जिस एलिमेंट से हमने स्टार्ट लिया था। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही बात की गई है कि जब हम एक एलिमेंट चूज करते हैं सेट में से, और उसका इमेज मालूम करते हैं, और उसके इमेज का इमेज मालूम करते हैं, और फिर ये सिलसिला अगर हम आगे चलाते हैं, तो एक स्टेज ऐसा ज़रूर आएगा कि उसके जितने भी इमेजेस हम ले लें, तो उसका रिजल्ट जो है वो अगेन उसी एलिमेंट के इक्वल आएगा जिससे हमने स्टार्ट किया था, A1 से स्टार्ट किया था, तो अगेन A1 के इक्वल उसके इमेजेस में से कोई ना कोई एक इमेज निकल आएगा। तो और वो पावर जो है वो कोई कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमने अभी देखा था कि इस केस में फर्स्ट के लिए अल्फ़ा के लिए हमने अल्फ़ा और 1 के लिए हमने देखा था कि वो पावर 3 पे जाके वो रिपीट हो रहा था, और गामा के लिए हमने देखा कि वो पावर 6 पे जाके रिपीट हो रहा था। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि ये सिचुएशन जो है वो किसी भी स्टेज पे जाके, यानी पावर 3, पावर 4, पावर 5 या पावर 10 या पावर 100, कहीं ना कहीं जाके वो एलिमेंट ज़रूर रिपीट होगा। इसका एग्जैक्ट यही मतलब है। और आगे लिखा कि वी नो दैट सच एम एग्जिस्ट, हम जानते हैं कि ऐसा एम लाजमी एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज द सीक्वेंस A1 अल्फा ऑफ A1 अल्फा स्क्वायर ऑफ A1 एंड सो ऑन मस्ट बी फाइनाइट, क्योंकि हमें ये पता है कि चूंकि सेट हमने फाइनाइट लिया हुआ है, और जब हम सेट में से एक एलिमेंट लेते हैं, फिर उसका इमेज लेते हैं, फिर इमेज का इमेज लेते हैं, फिर उसका इमेज लेते हैं, तो ये सिलसिला जो है वो किसी न किसी फाइनाइट एलिमेंट पे, यानी ये सीक्वेंस जो है वो फाइनाइट होगी, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट्स फाइनाइट हैं। तो ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं जाके ये सीक्वेंस ने ख़त्म होना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सीक्वेंस ख़त्म होगी, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वही एलिमेंट हमें अगेन रिपीटिशन में मिल ही जाएगा। तो सो देयर मस्ट इवेंचुअली बी ए रिपीटिशन, तो जाहिर है फिर उसके अंदर रिपीटिशन ज़रूर होगी। A1 से स्टार्ट किया था, अगेन हम A1 पे ही एंड कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की रिपीटिशन होगी। और इस तरह के M को हम कैलकुलेट कर सकते हैं I और J के डिफरेंस से। M का मतलब है कि वो कौन सा पावर होगा जहां पे जाके A1 खुद जो है वो रिपीट होगा। तो उस m को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर एक एलिमेंट के डिफरेंट परमुटेशन यानी डिफरेंट स्टेज के इमेजेस अगर इक्वल आ रहे हैं, तो फिर वो m कैलकुलेट करने के लिए हम j से i को सब्ट्रैक्ट कर लें, तो वो m हमें मिल जाएगा कि कितने स्टेप्स के बाद जाके वो A1 रिपीट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी एक्सप्रेस दिस रिलेशनशिप अमॉन्ग A1 A2 अप टू AN। और जाहिर है हमने ये जो एक सिलसिला शुरू किया था कि पहले एक एलिमेंट A1 था, उसके इमेज को हमने यानी उसके फर्स्ट स्टेप इमेज को हमने A2 कहा, उसके सेकंड स्टेप इमेज को हमने A3 कहा, यानी उसके सेकंड स्टेप इमेज का मतलब उसके इमेज के इमेज को। इसी तरह ये अगर हम एक सीक्वेंस बनाएं, तो ये सीक्वेंस चलती है अप टू M तक, क्योंकि M पे जाके अगेन ये दोबारा A1 ही रिपीट होगा। तो ये एक डिस्टिंक्ट हमारे पास एक सीक्वेंस बनती है A1 से लेकर AM तक, यानी कुछ एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे, और इसको हम लिख सकते हैं इस सीक्वेंस को अल्फा इज इक्वल टू A1 A2 अप टू AM। तो ये एक सिलसिला होगा कि हमने एक पॉइंट से एक एलिमेंट से शुरू किया था, उस एलिमेंट पे ख़त्म हुआ, तो उसका हम एक साइकिल फॉर्म कर सकते हैं। अब बाकी जो दूसरा इसका साइकिल बनेगा, उसके लिए जो बाकी एलिमेंट्स बचते हैं, उनमें से एक एलिमेंट हमें चूज करना होगा, जैसे कि लिखा हुआ द और मतलब ये 3 डॉट्स का मतलब है कि और इस सिलसिले को फिर हमने कंटिन्यू रखना है। कौन सा सिलसिला? कि जैसे हमने A1 एक एलिमेंट चूज किया था, और एक प्रोसेस जो है वो जारी किया था कि A1 का इमेज मालूम किया, फिर उस एलिमेंट का इमेज मालूम किया, करते करते वहां तक गए कि जहां पे हमें दोबारा A1 ना मिले, यानी एक साइकिल जहां पे कंप्लीट ना हो। जैसे ही एक साइकिल कंप्लीट होगा,
तो हम ये देखेंगे कि क्या इससे पूरा परमुटेशन जो है वो जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर पूरा परमुटेशन जनरेट हुआ है तो ये बात यहाँ पे साबित हो जाएगी कि पूरे परमुटेशन को हमने एक सिंगल साइकिल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। नहीं, अगर कुछ एलिमेंट्स अगर परमुटेशन के बाकी हैं जो इस साइकिल में नहीं आ रहे, तो जो बाकी एलिमेंट्स है उनमें से फिर एक और एलिमेंट चूज करेंगे और फिर यही सिलसिला हम जारी रखेंगे, तो उससे एक और साइकिल बनेगा और फिर ये साइकिल्स बनने का सिलसिला चल निकलेगा यहाँ से। और जैसे कि यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि फिर जब इस इन सच ए केस merely choose any element b1 of a not appearing in the first cycle, यानी फिर हमें अगर अगर ये सिलसिला यहाँ पे इस तरह ख़त्म नहीं होता कि परमुटेशन के सारे एलिमेंट्स अगर इस साइकिल के अंदर नहीं आ रहे, तो हमें ये करना होगा कि फिर परमुटेशन में से एक ऐसा एलिमेंट चूज करना होगा जो इस साइकिल के अंदर नहीं आ चुका, और उसके साथ भी फिर यही काम करना पड़ेगा जो हमने A1 के साथ किया, और वो उस एलिमेंट को यहाँ पे कहा गया है B1, यानी चूज करने को कहा गया है वो एलिमेंट होगा B1, यानी जो इस पहले साइकिल में नहीं है। तो वो एक और एलिमेंट चूज करेंगे B1, फिर उसका इमेज मालूम करेंगे, उसको B2 कहेंगे, फिर उसके इमेज का इमेज मालूम करेंगे, उसको B3 कहेंगे, और फिर एक और इस तरह की सीक्वेंस जो है वो हमारे पास बनती जाएगी। और ये सिलसिला तब तक चलाएंगे जब तक दोबारा B1 रिपीट नहीं होता। और ये प्रोसेस सारा यहाँ पे लिखा गया है, और जब B1 यहाँ पे रिपीट होगा तो फिर पहले साइकिल के साथ एक और साइकिल हमें मिल जाएगा B1 B2 अप टू BK का। और फिर वही बात कि अगर पहले साइकिल और दूसरे साइकिल के अंदर परमुटेशन के तमाम एलिमेंट्स आ चुके हैं, तो ये बात यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी कि हमने पूरे परमुटेशन को दो साइकिल्स के प्रोडक्ट में लिख दिया। नहीं, अगर अब भी परमुटेशन के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इन दोनों साइकिल्स में नहीं आए हैं, तो फिर उन साइकिल में से सॉरी उन परमुटेशन के उन एलिमेंट्स में से जो इन दोनों में नहीं है, एक एलिमेंट चूज करेंगे, फिर उसका इमेज मालूम करेंगे, फिर उसके इमेज का इमेज मालूम करेंगे, और करते करते वहां तक जाएंगे कि वही एलिमेंट दोबारा रिपीट हो, तो उससे फिर एक नया साइकिल जनरेट होगा, और फिर ये साइकिल्स का एक पूरा सिलसिला चलता रहेगा। और मजे की बात यह है कि ये जो सिलसिला है ये भी फाइनाइट होगा, क्योंकि परमुटेशन के अंदर एलिमेंट्स फाइनाइट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के अगर हम साइकिल्स बनाते जाएं तो फाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स हमारे पास होंगे जिनका कंपोजिशन जो होगा वो उस परमुटेशन के इक्वल होगा। यही इस थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ है।